नमस्कार दोस्तों, अन सिलेबस में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल का वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना क्या फ़ायदा हो रहा है, और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में देख रहे थे। इंडियन पॉलिटी का 1800 क्वेश्चन MCQ हम लोग करेंगे, जो हर एक एग्जाम में आ चुका है पहले। ये आ चुका है मतलब आएगा, ये नहीं आएगा नहीं मतलब इसको और भी अच्छे से करना है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। चलिए, आज का टॉपिक है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62. Suppose a legislation was passed by the parliament imposing certain restriction on the newspaper. This included press, sealing, price and advertisement. The legislation is included in the 9th schedule to the Constitution of India. In this context, which one among the following statement is correct? इस बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट इम्पोजेस अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. राइट टू इंफॉर्मेशन इज क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या हो इसका आंसर? राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. व्हिच ऑफ among the following statement regarding fundamental duties contained in Constitution of India is correct? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। दे कैन बी इन्फोर्स थ्रू रिट jurisdiction. They have formed a part of the Constitution since its adoption. They are applicable only to citizens of India. बताइए क्या होगा फंडामेंटल ड्यूटीज? ABCD क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर होगा सिर्फ ए, दे आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जुरिसडिक्शन में नहीं जाता है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए मतलब आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन डी, ओनली 3. क्वेश्चन नंबर 65. Which one among the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये बी, पावर स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। और बाकी सब सही है, सिर्फ ये गलत है, ठीक है। तो बाकी सब सही है, तो आंसर किसको बोला था? नॉट करेक्टली यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. Which among the following is not guaranteed by the Constitution of India? इनमें से कौन सा नॉट गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 66 आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। नॉट गारंटेड, इसको गारंटी नहीं देता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. Which among the following are
image as being part of the right against exploitation in the Constitution of India. चलिए क्या होगा बताइए, ऑप्शन ए बी सी और डी, क्या होगा इसका आंसर? ये होगा ऑप्शन सी 1 और 4, prohibition of traffic in human beings and forced labor, and और एक होगा right against exploitation बोला ना, और एक होगा prohibition employment of children factories and mines. ठीक है, ठीक है, इसके नीचे फैक्ट्रीज और माइन में चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. द पर्पस ऑफ DSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इज टू, DSP का DPSP का पर्पस क्या है? पर्पस बताइए या हमें से बताइए, ए बी सी और डी, क्या होगा? इसका आंसर है ए, lay down positive instruction which would guide state policy at all levels. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. In which case did the Supreme Court restore the primacy of the fundamental rights over the directive principle of state policy? बताइए क्या, कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा गोलोकनाथ केस. ये गोलोकनाथ केस कब हुआ था, कौन सा साल में हुआ था? ये गोलोकनाथ केस 1967, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये केस हुआ था, गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. Which of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to non-citizens? बताइए, नॉन सिटीजन्स के लिए भी कौन सा राइट्स अवेलेबल है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर होगा बी, फ्रीडम ऑफ टू स्पीच, बोलने की आज़ादी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा फ्रीडम टू स्पीच. ठीक है, बोलने की आज़ादी. चलिए क्वेश्चन नंबर 71. Which one of the following is a human rights as well as a fundamental rights under the Constitution of India? इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट्स भी है एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स भी है? बताइए कौन सा. क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर होगा सी, राइट टू एजुकेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? फंडामेंटल ड्यूटी ये नहीं है. वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये आपका मर्जी है. ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है इंडिया में, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द, बताइए क्या होगा 73 का आंसर, ए बी और सी और डी? चलिए बताइए, इसका आंसर होगा बी, स्टेट और सेंटर और स्टेट, सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है, फेडरल और यूनिटरी रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बताइए 1 2 3 4.
ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए क्या होगा, कौन सा करेक्ट है इनमें से स्टेटमेंट। चलिए बताइए, इसका आंसर होगा डी, मतलब 1 और 3। सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इंडियन फेडरेशन का कोई अल्टर बाई पार्लियामेंट, टेरिटरी और यूनिट्स। सिंपल मेजोरिटी से टेरिटरी और यूनिट को मतलब नेम चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज necessary for introducing the parliament a bill on redistributing territory of any state। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 regarding equality before law, the Indian constitution makes exception in case of, बताइए कौन सा केस में नहीं है इक्वालिटी, और इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा केस में नहीं है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये, प्रेसिडेंट और गवर्नर के टाइम ये एक्सेप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 सेंसरशिप ऑफ प्रेस। बताइए ए, बी, सी और डी, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, हैज टू बी जज्ड बाय द स्टेट ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर restricted in the constitution on the ground of, कौन सा ग्राउंड में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्टेड, कौन सा ग्राउंड में रेस्ट्रिक्टेड होता है बताइए। 77 का आंसर, इसके अलावा सब में रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आंसर होगा ये डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 द राइट अगेंस्ट exploitation prohibits children, तो ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन, बताइए 78 आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, बिलो 14 years of age being employed in hazard and occupation। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 which of the following comes under the right to equality, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये नहीं है, चलिए मतलब ये 79 का आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 which of the following can be imposed reasonable restriction on the fundamental rights of the citizen of the Indian citizens। चलिए कौन सा बताइए, impose can impose reasonable restriction on fundamental rights, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 इसका आंसर होगा ये, ऑल पर्सन इन केस इन इनमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 which of the following rights are available to Indian citizens as well as foreigners residing
इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, बताइए इंडियन सिटीजन के लिए भी और फॉरेनर के लिए भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा राइट इंडियन सिटीजन को भी दिया गया और फॉरेनर को भी दिया गया? बताइए कौन सा होगा, ए बी सी और डी? इसका आंसर होगा सी, 2 और 4। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। Which of the following factors do not explain why rights included in the part 3 of the constitution are called fundamental? ठीक है, चलिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा फैक्टर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 83 आंसर, इसका आंसर होगा आंसर सी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। The fundamental rights to has been deleted by the Amendment Act। कौन सा Amendment Act के द्वारा deleted fundamental rights? चलिए बताइए 84 का आंसर, ए बी सी और डी? इसका आंसर होगा ये, फंडामेंटल राइट्स इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये अभी लीगल राइट है और कौन सा आर्टिकल में है? 300A। ठीक है, 300A में अभी ये जो प्रॉपर्टी का राइट है अभी 300A में है। ठीक है, इसको डिलीट और रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। Which statement is not correct regarding fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी और डी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये बी, 1 तो नहीं होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, मतलब ये तो सही है पर नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट बोला। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मतलब ये 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। Which article of the Constitution of India says no children below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any others hazardous employment? बताइए कौन सा आर्टिकल के द्वारा बताया गया है कि चिल्ड्रन को 14 साल से पहले कोई भी फैक्ट्री, माइन और हैजार्डस एरिया, मतलब जो जोखिमपूर्ण है उसमें काम करने के लिए चिल्ड्रन को अलाउ नहीं है? बताइए कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 86, ये आर्टिकल 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। मैच द फॉलोइंग है, आर्टिकल है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। चलिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17। चलिए 17 अनटचेबिलिटी, ये तो हो गया एक, 4 3 4 इसका आंसर होगा 87। इस 87 का आंसर होगा सी। ठीक है, 87 का आंसर होगा सी, मतलब 4 3 43,
यहाँ पे डी है, ठीक है, ए बी सी डी 3 और सी आर्टिकल 16, ये कौन सा होगा, ये होगा 4, ठीक है। There shall be equality to opportunity to all the citizens relating to employment. किसी भी एम्प्लॉयमेंट के बारे में सभी इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 16। और आर्टिकल 14 में इक्वलिटी, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल 14 कहाँ पे जाएगा, 2, ठीक है, आर्टिकल 14 और 2 वाला जाएगा B1 होगा, ठीक है। ये नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ, ठीक है। मतलब 15 वाला ये, 15 ये होगा इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और 16 आर्टिकल 16 होगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ये होगा दोनों के दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज अनएंजॉयड बाय, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशियरी को जो एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन कर दिया गया है, ये किसके द्वारा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर होगा बी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया गया जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। Which article of the Constitution envisages free and compulsory education for the children up to the age of 14 years, बताइए कौन सा आर्टिकल कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, चिल्ड्रन को 14 ईयर्स तक कंपल्सरी एजुकेशन लेना है पड़ेगा, कौन सा आर्टिकल में लिखा गया, बताइए। इसका आंसर होगा आर्टिकल 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which part of the Constitution deals with DPSP, Directive Principle of State Policy? कौन सा पार्ट में DPSP है, Directive Principle of State Policy, बताइए, बताइए कौन सा पार्ट में, पार्ट नंबर 4, ठीक है। ये जो पार्ट नंबर 4 है ना, ये DPSP, और ये जो पार्ट नंबर 4A है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, और पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following is not a directive principle of the state policy? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92, ये होगा ये, क्वेश्चन नंबर 92, टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या लिखा है? Which of the following directive principle is based on गांधीयन आइडियोलॉजी? गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस में कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनमें से? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर होगा ये डी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन, ये गांधीयन आइडियोलॉजी है। डीपीएसपी में है गांधीयन आइडियोलॉजी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म गांधीयन एमोंग द डायरेक्टिव में से कौन सा गांधीयन आइडियोलॉजी से नहीं लिया गया? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 94 होगा ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री। ये नहीं लिया गया, ये गांधीयन आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है, चलिए, और बाकी सारा प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोशन करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, ये भी गांधीयन आइडियोलॉजी। ये तीनों के तीनों गांधीयन आइडियोलॉजी, ये नहीं है गांधीयन आइडियोलॉजी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द डीपीएसपी पार्ट 4? बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है डीपीएसपी में? क्वेश्चन नंबर 95, बताइए। ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1 और 2। डीपीएसपी में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स ये नहीं लिखा गया। ठीक है, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये भी नहीं लिखा गया डीपीएसपी में, ये डीपीएसपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेर एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है? बताइए। 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 97, which one of the following statements correctly describe the fourth schedule of the constitution? फोर्थ शेड्यूल में क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फोर्थ शेड्यूल में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर होगा डी, अलॉट्स सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, allotted seat in council of states, काउंसिल ऑफ स्टेट ये राज्यसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 98, 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 12th शेड्यूल में कौन सा सही है, बताइए। 12th शेड्यूल में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 98, ये म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, और ये जो है ना पंचायत है शेड्यूल नंबर 11। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी है शेड्यूल नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ, 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? बताइए। इसका आंसर हो
फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9 शेड्यूल को ऐड किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन इन द, ये जो इंटरनेशनल प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ पे मेंशन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये बहुत इजी है, चलिए ये डीपीएसपी में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, मैच द फॉलोइंग है, इसमें से ये लिस्ट को इस लिस्ट में मैच करना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ये सी, A1, 10th schedule provision has to disqualification on the grounds of defection। ठीक है, ये डिफेक्शन लॉ में आता है। ठीक है, और कौन सा शेड्यूल कौन सा लिस्ट में मैच करता है, बताइए। B3, ये जो 8th शेड्यूल है ये लैंग्वेज है। ठीक है, और जो 7th शेड्यूल है ये यूनियन और स्टेट लिस्ट, जो लिस्ट के बारे में बताया था ना, लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा, किस सब्जेक्ट को कौन सा लिस्ट में डाला गया, ये 7th शेड्यूल में। ठीक है, और 6th शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, व्हिच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल थ्रू इट इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, बताइए। नॉट रिकॉग्नाइज 8th शेड्यूल थ्रू इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन ए स्टेट, कौन सा लैंग्वेज। 102, बताइए क्या होगा इसका आंसर, होगा इंग्लिश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। A, B, C और D, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा ये B, मतलब 2, ओनली 2 ये सही है। There is no provision in the Constitution of India for direct enforcement of the fundamental duties। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104, in which of the following does the subject of cooperative societies fall, बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल कहाँ पे बताया गया, यूनियन स्टेट यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, बताइए कहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, with what subject do the articles 5 to 8 of the Constitution of India deal, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 105 आंसर क्या होगा, बताइए। आर्टिकल 5 to 8 क्या है, आर्टिकल 5 to 8 में क्या है, आर्टिकल 5 to 8 में सिटीजनशिप है। आर्टिकल सिटीजनशिप एक्चुअली आर्टिकल 5 to 11 तक है। ठीक है, पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस MCQ वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना नए हैं तो, और अगर इसको अच्छा लग रहा है लाइक और कमेंट करना, कोई भी क्वेरीज हो तो, और अगर आपको मतलब तुरंत
अपलोड करने के बाद ही आपको वीडियो चाहिए तो इसमें ज्वाइन करना। इसमें हम लोग जब भी अपलोड कर देते हैं तब भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में, वहीं इंस्टाग्राम में भी। और पीडीएफ के लिए इसमें जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी मोटिवेटेड होता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा सा जो कंटेंट है, अच्छा सा जो क्वेश्चन है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको दे पाऊँ, अच्छे से लेके आ पाऊँ और डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो यहाँ पे सिलेबस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर आपको मतलब वीडियो तुरंत मतलब जब भी अपलोड करूँ तब भी आपको चाहिए तो यूट्यूब में तो बहुत आता रहता है नोटिफिकेशन। अगर उससे भी पहले चाहिए आपको तो ये टेलीग्राम है, इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें जाके देख लीजिए, पीडीएफ वगैरह है, ठीक है। अगर डोनेट करना चाहते हैं तो इसको गूगल में लिख लीजिए, हो जाएगा डोनेट, ठीक है। और अगर कोई भी इंक्वायरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ठीक है, थैंक यू।